अस्सलाम वालेकुम। अशफाक सत्ती आपके सामने मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि कल मैंने ट्रैफ़िक के मामले पर वीडियो बनाई और मैंने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर वीडियो क्यों नहीं बनाई, आपसे बात क्यों नहीं की। कल आपने ये देखा होगा कि मैंने जो वीडियो बनाई थी अपनी ट्रैफ़िक सूरत हाल पर, उसमें मैंने कहा था कि ये मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो जो पहली वीडियो थी वो दर हकीकत मैंने बनाई थी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर, और क्या क्या मैंने उसके अंदर अपने तय मशवरे देने की कोशिश की थी अपनी नाक़िस मालूमात की रोशनी में। और जब वो वीडियो बनाई और अभी अपलोड के मराहिल से वो गुजर रही थी, तो इसी असना में ख़बर मुझ तक पहुंची कि ईरान की जानिब से हमला किया गया है इसराइल पे। अब जी, दो तीन चीज़ें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बड़ा जश्न मनाया गया, इस चीज़ को टेलीकास्ट किया गया, इस मंज़र को दिखाया गया, प्लस ये भी पता चला कि आयरन डोम, डेविड स्लिंग और इस तरह के जो वहाँ पर मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम हैं, उनको नाकारा बनाते हुए कई मिज़ाइल वहाँ पर फ़ौजी तनसीबात पर भी गिरे, लेकिन कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसमें कोई एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ हो, या फिर कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसकी वजह से इसराइल का जो कोई ऑपरेशनल कैपेसिटी किसी तरह से मुतासिर हुई हो। लेकिन उसके अंदर की पॉइंट्स क्या थे? सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स ये थे, जो मैं बयान किए देता हूँ। नंबर वन, कि ईरान जिसके ऊपर बेइंतहा प्रेशर था कि वो रिटेलिएट करे, पहले इस्माइल हानिया साहब की शहादत के बाद, उसके बाद फिर उसके अंदर मैं कनेक्ट करूँगा इब्राहिम रईसी की शहादत को भी, कोई माने या ना माने, उसके अंदर भी मुझे इसराइल का अमल दखल दिखाई देता है। फिर उसके साथ साथ वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, फिर उसी असना में ये हिजबुल्लाह के सरबराह की शहादत का मामला आ गया। हसन नसरुल्लाह साहब को जिस तरह से टारगेट किया गया, जिस तरह से उन्हें मारा गया, उससे पहले हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन सेटअप, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। उनके दर्जनों जो सरकर्दा रहनुमा थे, टॉप टियर रहनुमा थे, उनको जिस तरह से मारा गया। उसके बाद और ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि ये जो पेजर धमाकों के बाद हिजबुल्लाह के सरबराह की जानिब से जो कहा गया था ईरान से कि वो उसके ऊपर मिसाइल अटैक करे इसराइल पे, लेकिन ईरान ने उस वक्त तामुल से काम लिया। सो नंबर वन ये था कि उस प्रेशर के आगे वो जो बेट किया जा रहा था ईरान को इसराइल की जानिब से कि वो हमला करे, उस में वो कामयाब रहा एक तरह से इसराइल। अच्छा, इसराइल को जो लगता था कि मिसाइल कोई नहीं उस तक पहुंच पाएगा, तो उसकी खामख्याली रही। ये हम सब ने देखा कि मिसाइल वहां पर जाके गिरे, गो कि उनकी जानिब से नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और ये भी मुझे पता चला कि जो मिसाइल्स यूज़ किए गए थे उसके अंदर ना सिर्फ ये कि बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, बल्कि अल्फतह नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल भी ईरान की जानिब से इस्तेमाल किया गया। अच्छा, हाइपरसोनिक, सबसोनिक और सुपरसोनिक के हवाले से मैं आपको बता दूं कि सबसोनिक मिसाइल पाकिस्तान के पास जैसे हैं बाबर, राद, ये वो मिसाइल हैं जो कि आवाज़ की रफ्तार से कम में, यानी कि 700-800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जाते हैं। ये क्रूज़ मिसाइल्स होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं सुपरसोनिक। सुपरसोनिक वो होते हैं कि जो आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा पे जाते हैं और तेज़ रफ्तार क्रूज़ मिसाइल्स होते हैं। और तीसरे नंबर पर जो ख़तरनाक तरीन मिसाइल्स होते हैं कि ना सिर्फ ये कि ये मतलब ये है कि दुश्मन के जो रडार को धोखा भी दे सकते हैं, लो फ्लाई करते हुए जाते हैं, बल्कि हाइपरसोनिक स्पीड इनकी होती है, तो इनको जज करना, देखना, इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो अल्फता नाम के मिसाइल भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ईरान ने एक तरह से अपने ऊपर से प्रेशर ज़ायल किया, नंबर वन। बड़ा जश्न मनाया गया। इधर उधर जो लोग इतना इस वॉर गेम से वाक़फ़ियत नहीं रखते, उन्होंने बड़ी इस चीज़ को एप्रिशिएट किया है और सराहा है। लेकिन मेरे कुछ उसमें सवालात हैं। नंबर वन, कासिम सुलेमानी साहब की शहादत के बाद जिस तरह से ईरान ने हमला किया था, आपको याद होगा कि उसके अंदर मुख्तलिफ़ बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें क्या कामयाबी रही, सब आपके सामने है। दूसरे नंबर पर जो ईरान की जानिब से अटैक किया गया था, वो 13 अप्रैल को ग़ालिबन किया गया था। उसके अंदर आप सब ने देखा कि क्या नुकसानात रहे, बल्कि पेशगी इत्तला भी दे दी थी। तो वो 99% जो हमला था उसको ना सिर्फ ये अमेरिका, यूके, फ्रांस, इन सब ने मिलके नाकाम बनाया था। अब प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। प्रॉब्लम्स कैसे बढ़ गई हैं, ये ज़रा सुनिए। आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि हिजबुल्लाह बेसिकली लेबनान में सर्व करती थी एज अ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी फॉर ईरान। यानी कि इसराइल को ये डर होता था कि अगर ईरान की जौहरी तनसीबात के ऊपर वो हमला करता है, तो हिजबुल्लाह वहाँ पर मौजूद है सेकंड स्ट्राइक के लिए। सुन रहे हैं?
इसके अंदर एक और बयान जो कि साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद की जानिब से दिया गया था, जिन्होंने ये दावा किया था कि ईरान का साबिक जो इंटेलिजेंस चीफ था वो अंडर कवर मोसाद का एजेंट था। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दरमियान में तज़किरा कर रहा हूँ क्योंकि मैं बारहा ये कहता रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि इजरायली एजेंट्स ने, इसराइल ने अपने पैसे, अपने चाम के ज़रिए ईरान के अंदर इन्फिल्ट्रेट ना किया हो। मैं ये नहीं मान सकता कि इस्माइल हानिया साहब की जो शहादत है, इसके अंदर जो रैकी करने वाले हैं उसमें कोई ईरानी या कोई अलकुदस फोर्स में मोल मुलविस ना हो। मैं ये नहीं मान सकता कि हसन नसरुल्लाह साहब की जो शहादत हुई है वो महज एक कोइंसिडेंस है और ह्यूमन जो रैकी की गई है या ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उसमें कोई वहाँ के अपने मुलविस ना हो। तो ये जो है वो अहमदीनेजाद साहब का जो बयान है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप ज़रा मौजूदा सूरत हाल पर गौर कीजिए कि अब ईरान हमला कर चुका है। अब क्या आपको लगता है कि हिजबुल्लाह का जिस तरह से टॉप टियर लीडरशिप मारी जा चुकी है, हमास के जो सरबराह हैं वो शहीद किए जा चुके हैं, उसके बाद लबनान पर जंग मुसल्लत कर दी गई है, आपको क्या लगता है कि क्या अब ईरान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रह गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह ऑलरेडी जंग में मुलव्वस है इसराइल के साथ। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि वहाँ पर बमबारी भरपूर तरीके से जारी है, यानी कि हिजबुल्लाह का जो रॉकेट स्टॉक है, जो मिसाइल स्टॉक है, उसको तबाह किया जा रहा है, यानी कि जो प्रॉक्सी वॉर का सेटअप था ईरान का, उसको तबाह किया जा रहा है। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि अमेरिका की जानिब से एक के बाद एक तैयारा बरदार जहाज़ वहाँ पर भेजा जा रहा है, ताकि ईरान अगर डायरेक्ट अटैक करता है टुवर्ड्स इसराइल तो उसको उसकी बेखनी की जा सके, उसको जवाब दिया जा सके, उसको सप्रेस किया जा सके। अब आप ये देखिए कि लोग ये समझ रहे हैं कि बड़ी फतह हासिल कर ली ईरान ने, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब ईरान की हर जगह इसराइल के दस्तरस से दूर नहीं होगी, क्योंकि उसके पास भी ऐसे ऐसे मिसाइल मौजूद हैं और टेक्नोलॉजी जो उसने अपनी सोफिस्टिकेटेड दिखा दी है, तो इससे आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि वो कहाँ तक पहुँच सकता है और किस तरह से पहुँच सकता है। जो टॉप टियर लीडरशिप है उसको मारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। जिस तरीके से उसने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को कत्ल किया, जिस तरीके से उसने इस्माइल हानिया साहब को शहीद किया, हालांकि वो सदारती मेहमान थे, तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए गए थे, उनको टारगेट किया। जिस तरीके से उसने इब्राहिम रईसी साहब को टारगेट किया, जिस तरीके से बाकी जो लीडरशिप है हिजबुल्लाह की और हमास की उनको टारगेट किया, जिस तरीके से जो नए हमास के सरबराह हैं उनको टारगेट करने वाले थे, लेकिन चूंकि उनके पास वो लोग थे, यानी कि जो वो इसराइली थे जो कि इस वक्त वो कहते हैं कि उनकी क़ैद में हैं फ़लस्तीनियों की, तो उनकी वजह से उनको टारगेट नहीं किया गया, वरना उनको भी एलिमिनेट किया जा सकता था। तो ये सिर्फ मैं, आप ये सोचिए कि मैं कोई पेसिमिस्टिक अप्रोच नहीं दे रहा, मैं इस वक्त रियलिटी बेस्ड बात कर रहा हूँ। देखें, इसराइल ने हमला किया, इसराइल ने चुन चुन के अहम सरकर्दा रहनुमाओं को मारा। मुझे ज़रा ये बताइए कि ये 200 मिसाइल जो ईरान ने दागे हैं, क्या इनके नतीजे में कोई एक भी सिग्निफिकेंट लॉस हुआ इसराइल को? मासवाई ये कि उसको एक रीज़न मिल गया कि अब वो स्ट्राइक बैक कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, अपनी मर्जी का महाज खोल सकता है। अमेरिका स्ट्राइक बैक कर सकता है, अपनी मर्जी का महाज खोल सकता है। दुनिया में कोई भी अमेरिका और इसराइल की मजम्मत करने को तैयार नहीं है। अमेरिका इसराइल को रोक सकता है, लेकिन वो रोकने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब सदारती इलेक्शंस होने वाले हैं। उन्हें ईरान की सपोर्ट नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें इसराइल और यहूदी लॉबी की सपोर्ट चाहिए, और वो भरपूर तरीके से उनको हासिल हो सकती है। फिर दूसरा आप ये देखिए कि जो इसराइल के अंदर जो एक इस वक्त मूड जो पाया जाता है वो खासा जारहाना है। वो अब इस वाक़े को बुनियाद बनाकर जो ईरान की जो एटमी तनसीबात हैं उनको निशाना बना सकते हैं। अब जो सोफिस्टिकेटेड वेपनरी इतनी आ गई है कि ये जो बंकर बस्टर टेक्नोलॉजी वो बड़ी आ चुकी है, जो कि आपने देख लिया हिजबुल्लाह के सरबराह को निशाना बनाते हुए कि वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि जो लोग ईरानी एटमी साइंसदान को इस तरह से निशाना बना सकते हैं, मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब को जिस तरह से टारगेट किया गया, आप जाके गूगल कर लीजिए, अब भी वो सुपर नेचुरल किस्म की कार्रवाई लगती थी। लोग हैरान परेशान थे कि ये किस तरीके से सेटेलाइट के ज़रिए एक वेपन को कंट्रोल करके एआई को यूज़ करते हुए उनको टारगेट किया गया। ठीक है, किस तरीके से ज़रा जाके गूगल कीजिएगा कि इसराइल की जानिब से ईरान के हसास तरीन एटमी जो राज हैं वो चोरी किए गए। उनको बड़े महफूज तरीके से रखा गया था, लेकिन वो चोरी कर लिए गए। फिर दूसरा, जंग की सूरत में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी इकॉनमी कितनी स्ट्रांग है। ईरान अपने आप को तैयार करता रहा है और हमें इस पर फ़ख्र है, लेकिन ईरान की इकॉनमी, ईरान के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो 50% पे है। ईरान का जो बेरोज़गारी की शरह क्या है,
ये आप सारे जान सकते हैं, देख सकते हैं। और खुदा न खास्ता अगर इसराइल की जानिब से ईरान की टॉप लीडरशिप, जिसके अंदर उनके रहबर आला भी हो सकते हैं, उनके प्रेसिडेंट साहब भी हो सकते हैं, उनके मिलिट्री चीफ्स वगैरह भी हो सकते हैं, अगर उनको इस तरीके से टारगेट किया गया तो फिर सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगी। तो मैं सिर्फ इस वक्त ये जो आलमी ताकतें हैं, जिसमें अमेरिका है, ज़ाहिर है अमेरिका तो इसराइल की सपोर्ट कर रहा है, उसके अलावा बरतानिया भी सपोर्ट करता है, सारे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ईरान के इसराइल के लिए ना सही, लेकिन इस खत्ते को आग में जलने से बचाने के लिए रशिया, चाइना और बाकी जो सेन ममालिक हैं उनको अपना किरदार अदा करना होगा। तुर्की को अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि हम तो चंदे पे ज़िंदा हैं, तो हम क्या आवाज़ उठाएंगे, तो नपतुल्ला रिस्पॉन्स आएगा दफ्तर ख़ारजा की जानिब से, लेकिन हमें भी अपना किरदार किसी हद तक आवाज़ उठानी होगी, वरना वल्ला आलम के आगे चल के क्या होगा। मुझे ये जो खामोशी है, मुझे ये जो लोग समझ रहे हैं कि इसके बाद रावी चैन ही चैन लिखेगा, मुझे ऐसा होता दिखाई नहीं देता।